नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एपी क्लासेस पर। आज की इस क्लास में हम कंप्यूटर साइंस के टॉप 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज देखेंगे, जो यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए, एसआई, एएसआई और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम सबसे पहले ये जानेंगे कि जो कंप्यूटर साइंस होता है यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए में, इसमें कुल 80 प्रश्नों की संख्या होती है, जिसमें 100 अंक दिए जाते हैं। मतलब कि एक प्रश्न पर 1.25 का जो होता है मार्क मिलता है एक प्रश्न पर। और सामान्य ज्ञान इसमें 40 प्रश्नों की संख्या होती है, इसमें 50 अंक दिए जाते हैं। और मानसिक सामर्थ्य एवं तर्क शक्ति पर 40 प्रश्नों की संख्या होती है और इसमें अधिकतम अंक 50 दिए जाते हैं। इसी के अंतर्गत जो कि इसमें यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए में 80 प्रश्न होते हैं, मतलब 50% का पोर्शन जो होता है कंप्यूटर साइंस होता है। इसी के लिए हम ये क्लास इसके टॉप 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज देखेंगे, बेसिक से लेके एडवांस तक। और इसी के आधार पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। ये देखिए, आपको कंप्यूटर साइंस टॉप 50 प्रीवियस ईयर सीरीज चलेगी, जो कि टॉपिक वाइज होगी, वो हार्ड लेवल का होगा, ठीक है। और ये किसके लिए इंपॉर्टेंट? यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सफलता की और एक कदम हम अब चलते हैं आगे। इसमें देखेंगे कौन कौन सी टारगेट करेंगे हम आज, किस किस चीज़ का, कौन कौन टॉपिक से। जैसे कंप्यूटर के इतिहास एवं विकास के बारे में, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, कंप्यूटर की संरचना, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, मेमोरी स्टोरेज, डाटा रिप्रेजेंटेशन एंड लॉजिक, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, इंटरनेट एंड सिक्योरिटी। टोटल 50 क्वेश्चन हम देखेंगे, वो भी हार्ड लेवल एग्जाम के अकॉर्डिंग जो कि पूछे गए हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 1 में देखेंगे कंप्यूटर इतिहास व विकास, ठीक है। अब इतिहास करें, हम चल रहे हैं शुरू करने कंप्यूटर का इतिहास व विकास में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, एनालिटिकल इंजन हम आपको पढ़ा भी चुके हैं। और जिस जो टॉपिक आपको नहीं समझ आ रहा, जैसे जैसे आगे लेक्चर चलता रहेगा आप वहाँ से पढ़ते रहिएगा, आपको एकदम कम्प्लीटली ये एग्ज़ाम के आप योग्य हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या है? एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया? हमारा ऑप्शन ए जॉन नेपियर, ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी ब्लेस पास्कल, ऑप्शन डी हर्मन होल्डिथ। हमने पहले लेक्चर में बताया था जो कि एनालिटिकल इंजन का आविष्कार हमारे किसने किए थे? चार्ल्स बेबेज ने। तो हमारा इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी, ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज, ठीक है। इसके आगे हम दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे कि दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन था? दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन था? यूनियाक है, एनियाक है, एडवैक है, मार्क फर्स्ट है। हमने इसका फुल फॉर्म भी आपको कलेक्शन में बताया है, आप उसको भी याद करिएगा, जिससे कि आपके फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन बनते हैं। आपको हम आगे दिखाएंगे कैसे सीरीज में क्वेश्चन पड़ा हुआ है फुल फॉर्म का भी। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 में देखें क्या कि दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन था? यूनिवैक, एनियाक, एडवैक और मार्क फर्स्ट। तो इसका जो आंसर होता है वो हमारा होता है आंसर नंबर बी, एनियाक, ठीक है। दुनिया का जो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है वो एनियाक है, ठीक है। अब इसके आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, पंच कार्ड प्रणाली का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? पंच कार्ड प्रणाली का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? हर्मन होल्डिथ ने, कि चार्ल्स बेबेज ने, जॉन एडानोसॉफ और एलन ट्यूरिंग। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में सभी के सभी बताना है कि आप कितने स्कोर कार्ड कितना हुआ है, ठीक है। कितने आपने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने गलत किए हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। पंच कार्ड प्रणाली का सबसे पहले किसने, ठीक है, जो पंच कार्ड प्रणाली है इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? हर्मन होल्डिथ, चार्ल्स बेबेज, जॉन एडानोसॉफ और एलन ट्यूरिंग। तो इसका जो आंसर होता है हमारा हर्मन होल्डिथ होता है। क्या होता है? हर्मन होल्डिथ, मतलब ऑप्शन नंबर ए, पंच कार्ड प्रणाली का प्रयोग सर्वप्रथम हर्मन होल्डिथ ने किया, ठीक है। इसके आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? ठीक है, जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है उसका कौन सा था, क्या कहते हैं उसको, ठीक है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8,000 की परम 10,000, क्रेवन और अनुराग। तो इसका आंसर जो होता है परम 8,000, ठीक है। भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर है वो परम 8,000 है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद बात करते हैं एनियाक। एनियाक जो होता है वो किस वर्ष में बना था? अभी हमने देखा एनियाक जो था वो दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। और उसके बाद हमने देखा कि ये कब बना था, किस वर्ष ये बना था। एनियाक जो है किस वर्ष बना था? 1936 में कि 1942 में या 1946 या 1951।
जो ENIAC था वो किस वर्ष में बना था? तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट हो जाएगा। 1946 में ENIAC बना था और ये सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। ठीक है, अब इसके आगे हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे जो होता है हमारा एडवैक। एडवैक जो है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? इसके हम टॉपिक में आपको बताए हुए थे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी पे देखिए एडवैक किस सिद्धांत पर आधारित है? वैक्यूम ट्यूब पर है कि स्टोरेज पे है, स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, पंच कार्ड या एनालॉग सिग्नल? तो आपका इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो वैक्यूम ट्यूब, स्टोरेज प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, पंच कार्ड, एनालॉग सिग्नल। तो जो एडवैक होता है वो हमारा स्टोरेज मतलब कि स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पर काम करता है। आंसर नंबर बी। कौन सा होगा? आंसर नंबर बी। अब इसके आगे हम बात करेंगे ENIAC का उपयोग किस कार्य के लिए प्रसिद्ध हुआ है? जो ENIAC है इसका उपयोग जो है किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? वेदर फॉरकास्ट, सेंसेक्स, इलेक्शन प्रेडिक्शन या स्पेस रिसर्च? जो ENIAC होता है इसका जो सबसे पहले मतलब कि इसका जो उपयोग किया जाता है वो सबसे ज़्यादा इलेक्शन प्रेडिक्शन के लिए किया गया। किसके लिए? इलेक्शन प्रेडिक्शन। 1952 के अमेरिकी जो चुनाव हुई थी इसकी भविष्यवाणी के लिए ये प्रसिद्ध हुआ था। कौन हुआ था? ENIAC। ठीक है, जो इलेक्शन प्रेडिक्शन के लिए इसका कार्य सबसे प्रसिद्ध हुआ था 1952 के अमेरिकी चुनाव की भविष्यवाणी के लिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में कि जो आधुनिक कंप्यूटर का जनक है उसे किसे कहा जाता है? आधुनिक कंप्यूटर का जो जनक है इसे किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज हैं कि ऑप्शन बी में एलन ट्यूरिंग, ऑप्शन सी में जॉन नेपियर, ऑप्शन डी ब्लेज पास्कल? तो आपको बताना है कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज, एलन ट्यूरिंग, जॉन नेपियर या ब्लेज पास्कल? तो जो हमारे आधुनिक कंप्यूटर के जो जनक हैं वो हमें क्या कहते हैं? किसको कहते हैं? चार्ल्स बेबेज जी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स बेबेज जी को क्या कहा जाता है? आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। आप क्वेश्चन नंबर 9 पे हम देखेंगे प्रथम यांत्रिक कैलकुलेटर क्या है? कंप्यूटर की बात नहीं हो रही, कैलकुलेटर की बात हो रही। जो प्रथम यांत्रिक कैलकुलेटर है उसका आविष्कार किसने किया था? प्रथम यांत्रिक कैलकुलेटर, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। ठीक है, अब इसमें देखेंगे पास्कल है कि नेपियर है कि लेबनीज है कि बेबेज है? ऑप्शन ए में क्या दिया है? पास्कल दिए हैं, ऑप्शन बी में नेपियर और ऑप्शन सी में लेबनीज और ऑप्शन डी में बेबेज। जो प्रथम यांत्रिक कैलकुलेटर है इसका आविष्कार किसने किया था? जो प्रथम यांत्रिक कैलकुलेटर है इसका आविष्कार पास्कल ने किया था। किसने कहा दिया? पास्कल ने। ऑप्शन नंबर ए। पास्कल क्या है कि ब्लेज पास्कल ने क्या बनाई थी? पास्कल लाइन। ठीक है, इसको याद रखिएगा। जो ब्लेज पास्कल हैं वो क्या बनाए थे? पास्कल लाइन बनाई थी। ठीक है, इसको हम पास्कल लाइन, ठीक है, इसको यहाँ पर हम नोट कर रहे हैं। जिसको अगर आप नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए, भी इंपॉर्टेंट होता है। पास्कल लाइन बनाई। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे ऑप्शन मतलब क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्वेश्चन 10 क्या होगा? अवेकस का विकास किस देश में हुआ था? टॉपिक फर्स्ट में ही हमको बता दिए हैं कि जो अवेकस है उसका विकास कहाँ हुआ था और कब हुआ था, किस वर्ष में हुआ था, किसने किया था। ठीक है, तो इसलिए मैं आप देखिए अवेकस का विकास जो है किस देश में हुआ है। इसका आंसर नंबर क्या है? ए है कि बी है कि सी है कि डी है? इंडिया में हुआ है कि चाइना में हुआ है, ठीक है, कि ग्रीस में हुआ है कि रोम में हुआ है? अब इसका आंसर आपको बताना कमेंट बॉक्स में। कभी अवेकस जो है का विकास किस देश में हुआ है? जो अवेकस है इसका विकास कहाँ पे हुआ था? चाइना में। कहाँ पे हुआ था? चाइना में। तो इसका आंसर नंबर बी, ठीक है, चाइना। ये रहा चाइना। अब इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी तकनीक थी? हमने आपको फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इन सभी के बारे में बताया था। तब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, और जो बने भी हैं किसी न किसी विभिन्न एग्जामों में क्वेश्चन बने हैं। इसी को हम प्रीवियस ईयर में सीरीज वाइज इसको अरेंज किए हैं। तो ये जो है देखिए कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी तकनीक थी। क्वेश्चन नंबर 11 में फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी? ठीक है, कौन सी तकनीक की थी? ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया कि आईसी का? ऑप्शन सी में वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन डी माइक्रो प्रोसेसर। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसमें पहली पीढ़ी कंप्यूटर के बारे में बात हो रही है। ये किस तकनीक का यूज़ किया गया था? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वैक्यूम ट्यूब। हमने बताया था फर्स्ट क्या है? वैक्यूम ट्यूब है, सेकंड ट्रांजिस्टर था, थर्ड में हमारा आईसी का यूज हुआ, और फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर, और फिफ्थ में एआई का यूज किया गया। हम इसको आपको पहले बता चुके हैं। तो अब देखिए ऐसे क्वेश्चन दूसरे टाइम में क्या बनता है कि ये फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इन सब में से एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में बन जाएगा आपके। तो जो दूसरी पीढ़ी में मुख्य तकनीक थी, जो सेकंड जनरेशन आया उसमें क्या मुख्य मेन तकनीक थी, इसका यूज किया? अभी मैं आपको बताया भी। तो ये देख लीजिए फर्स्ट में क्या है?
आईसी, बी में ट्रांजिस्टर, सी में माइक्रो प्रोसेसर, डी में एआई। तो इसका जो दूसरी पीढ़ी में मुख्य तकनीक यूज की गई थी उसकी किसका यूज किया गया था? ट्रांजिस्टर का। ठीक है, इसके आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 में कि आईसी का उपयोग किसमें, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या देखेंगे कि आईसी का जो उपयोग है किस पीढ़ी में होता है, आईसी किस जनरेशन में, फर्स्ट में आया कि सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ में, किस जनरेशन में यूज किया गया था आईसी का। अभी हमने आपको बताया भी था कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में किस चीज़ का यूज किया है, उसी को हम बता रहे हैं कि आईसी का उपयोग किस जनरेशन में आया। ठीक है, किस जनरेशन में हुआ था, तो ये हमारा थर्ड जनरेशन में, किसका, थर्ड में। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए सीरीज वाइज में, फर्स्ट में हमारा वैक्यूम ट्यूब हुआ, सेकंड में हमारा ट्रांजिस्टर हुआ, और हमारा जो थर्ड है उसमें आईसी का उपयोग हुआ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 मतलब 14 में देखेंगे माइक्रो प्रोसेसर का आधारित, मतलब कि माइक्रो प्रोसेसर आधारित पीढ़ी कौन सी है, माइक्रो प्रोसेसर कौन सी आधारित पीढ़ी है। तो इसमें हमारे ऑप्शन है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। हमने सेकंड की बात की, थर्ड की बात की, इसका ऑप्शन क्या है, फोर्थ, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसके आगे हम बात करेंगे 15वां क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, पांचवी पीढ़ी किस पर आधारित है, जो फिफ्थ जनरेशन है वो किस पे आधारित है, एआई पे है कि वैक्यूम ट्यूब पे कि ट्रांजिस्टर या आईसी। ठीक है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वैक्यूम ट्यूब और ट्रांजिस्टर, उसके बाद आईसी किस पे यूज हुआ था, जो फिफ्थ जनरेशन था वो हमारा आंसर नंबर ए, एआई पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ए। अब इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 में देखेंगे कि जो प्रश्न 16 है, सीपीयू के मुख्य भाग क्या है। ठीक है, जो मुख्य भाग है सीपीयू के क्या क्या होते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेंगे। इसमें क्या है, ऑप्शन ए में एएलयू है, सीयू है, रजिस्टर है, क्या है, एएलयू, सीयू, रजिस्टर, और सेकंड में क्या है, माउस कीबोर्ड, और सी में रैम रोम, और डी में हार्ड डिस्क। इसमें सीपीयू के जो मुख्य भाग होते हैं कौन कौन से होते हैं, आपको हम पहले बताए थे, एएलयू, सीयू, रजिस्टर, ये क्या होते हैं, सीपीयू के मेन पार्ट्स हैं। मेन कंपोनेंट्स कौन है, मुख्य भाग, ये हमारे एएलयू, सीयू और रजिस्टर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है। प्रश्न नंबर 17 में हम क्या देखेंगे कि एएलयू का कार्य क्या है। ठीक है, एएलयू का कार्य क्या है, जो एएलयू है उसका कार्य क्या है। तो इसमें हम देखेंगे कि इनपुट लेना, ऑप्शन नंबर ए इनपुट लेना, कि ऑप्शन बी में आउटपुट देना, ऑप्शन सी में अर्थमेटिक और लॉजिक काम करना, जो लॉजिकल कार्य होते हैं ये करना, किसका, एएलयू का कौन सा कार्य होता है, या मेमोरी स्टोर करना। ये चार ऑप्शन में से आपको एएलयू का कार्य क्या है इसके बारे में बताना है। अगर आप देखिए, अगर आप बेसिक से लेकर एडवांस तक खूब अच्छे से थ्योरी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी, आपको कोई भी झिझक नहीं होगी, आप 100% श्योर होकर क्वेश्चन लेंगे। लेकिन अगर आप प्योर एमसीक्यू मतलब कि एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आप थ्योरी के बारे में जानेंगे ही नहीं तो आपको नहीं पता होगा, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होगा। आपको थ्योरी जानना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें एएलयू का जो कार्य है वो क्या है, इनपुट लेना है कि आउटपुट देना है, या अर्थमेटिक और लॉजिकल कार्य करना है कि मेमोरी स्टोर करना है। तो इसका जो ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर सी, कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, अर्थमेटिक और लॉजिक कार्य कौन करता है, एएलयू करता है। ठीक है, एएलयू कार्य करता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, इसका मतलब अर्थमेटिक और लॉजिक कार्य करता है, कौन करता है, एएलयू। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या देखेंगे कि सीयू का पूरा नाम क्या है, पूरा नाम क्या है किसका, सीयू का। देखिए फुल फॉर्म पूछ लीजिए ना कि सीयू का पूरा नाम। तो सीयू का जो पूरा नाम है, ऑप्शन ए में सेंट्रल यूनिट है, कि ऑप्शन बी में कंट्रोल यूनिट है, कि ऑप्शन सी में कंप्यूट यूनिट, कि ऑप्शन डी में कोर यूनिट। आपको इसका आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर 1 सेंट्रल यूनिट, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन नंबर सी कंप्यूट यूनिट, ऑप्शन नंबर डी कोर यूनिट। सीयू का पूरा नाम क्या है। ठीक है, अगर पूरा नाम की बात की जाए सीयू का, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी, जो कंट्रोल यूनिट होती है, कंट्रोल यूनिट, ये आंसर नंबर सही है बी। ठीक है, सीयू का फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट। इसके बाद हम बात करेंगे रजिस्टर, रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर के बारे में बात करेंगे, जो इसमें ये जो विकल्प दिए गए हैं इसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे विकल्पों के आधार पर कि रजिस्टर किसका भाग है, रैम का भाग है, कि नंबर बी पे सीपीयू, नंबर सी पे रोम, और डी पे एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव, रैंडम रीड ओनली मेमोरी, हार्ड डिस्क ड्राइव, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होते हैं। तो रजिस्टर किसका भाग है, जो रजिस्टर है वो किसका भाग है, रैम है, रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी। बी पे क्या है, सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और सी पे क्या है, रोम है, रीड ओनली मेमोरी, और डी पे क्या है, हार्ड डिस्क ड्राइव एचडीडी। ठीक है, तो जो रजिस्टर होता है वो किसका भाग है,
तो इसका आंसर नंबर रजिस्टर जो होता है CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग होता है। कौन होता है? रजिस्टर। ठीक है, ये विकल्प के आधार पर है जो ऑप्शन दिए गए हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर किसने दी। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर जो है वो किसने दी थी? जॉन वॉन न्यूमैन ने दी कि चार्ल्स बेबेज ने, एलन ट्यूरिंग, बिल गेट्स? किसने दिया था? जो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर है किसने दिया था? तो इसका आंसर नंबर होता है ए, जॉन वॉन न्यूमैन ने क्या दिया था? वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। किसके बारे में बात होगी? क्वेश्चन नंबर 21 में क्या होता है कि हार्डवेयर। अब इसमें देखिए हम बताए थे आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इसके एग्जांपल भी दिए थे आपको, हम इसका यूज भी बताए थे। तो इसमें देखिए हार्डवेयर का जो उदाहरण है क्या है? ए में क्या है? विंडोज, बी में MS वर्ड, सी में कीबोर्ड और डी में लाइनक्स। तो इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कौन से हैं? विंडोज, MS वर्ड और लाइनक्स। ठीक है, सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं? विंडोज, MS वर्ड और लाइनक्स। और हार्डवेयर अगर इसमें देखा तो एक ही ऑप्शन बचा, क्या है? कीबोर्ड। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर कौन होगा? सी, कीबोर्ड। हार्डवेयर कौन सा है? कीबोर्ड का उदाहरण है। ठीक है, इसका उदाहरण क्या है? हार्डवेयर का कीबोर्ड। इसके बाद हम बात करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है? सिस्टम जो होते हैं वो कौन सॉफ्टवेयर हैं? MS एक्सेल है, विंडोज़ है, फोटोशॉप है, टैली है। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो कौन से होते हैं? एक्सेल, विंडोज़, फोटोशॉप, टैली। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जो ये एक्सेल है और फोटोशॉप और टैली, ये तीनों कौन से हैं? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कौन से? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, और जो विंडोज़ होता है, आंसर नंबर बी सही है। क्यों है? विंडोज़ क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, अब इसके आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 में ओपन सोर्स मतलब OS का उदाहरण। किसकी बात करेंगे? OS का उदाहरण के बारे में देखेंगे। ओपन सोर्स का उदाहरण कौन सा होता है? नंबर 1 में क्या है? ए में क्या है? और विंडोज़ है, बी में मैकओएस है, सी में लाइनक्स है और डी में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स डॉस है। ठीक है, जो ओपन सोर्स होते हैं जिसमें फ्री में दिए जाते हैं, ओपन सोर्स मतलब कोई भी यूज़ कर सकता है फ्री में। तो ओपन सोर्स में क्या होता है हमारा? लाइनक्स। किसका होता है? ये फ्री होते हैं, ओपन सोर्स होते हैं। ओपन सोर्स लाइनक्स होता है। ठीक है, आंसर नंबर सी, 23 का आंसर सी। ठीक है, अब फर्मवेयर कहाँ स्टोर होता है? जो फर्मवेयर है वो कहाँ पर स्टोर होता है? फर्मवेयर है जो कहाँ पे स्टोर होगा? कि ये रैम में होता है, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क ड्राइव में, सी में रीड ओनली मेमोरी और डी कैसे। किस में यूज होता है? फर्मवेयर कहाँ स्टोर होता है? रैम, हार्ड डिस्क ड्राइव, रोम, कैसे। ठीक है, तो अगर फर्मवेयर की बात की जाए, फर्मवेयर हमारा कहाँ स्टोर होता है? रोम में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, रोम में क्या हो जाता है? फर्मवेयर स्टोर होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन 25 में क्या देखेंगे कि कंपाइलर। जो कंपाइलर है इसका क्या कार्य होता है? कंपाइलर क्या करता है? ये डीबग का काम करता है, ऑप्शन बी में ट्रांसलेट हाई लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज में, कि ऑप्शन सी स्टोर डेटा में, कि प्रिंट में। डीबग ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ट्रांसलेट हाई लेवल टू मशीन, सी में स्टोर डेटा और डी में प्रिंट। तो जो कंपाइलर का यूज़ होता है वो हमारा ट्रांसलेट होता है। किसका होता है? हाई लेवल टू मशीन। ठीक है, ये क्या होता है? लैंग्वेज होती है। ठीक है, ट्रांसलेट हाई लेवल टू मशीन लैंग्वेज होती है। ठीक है, इसके आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 में। ये सभी के सभी आप पहले जान लीजिएगा, सभी के सभी एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। इसको हम सभी को पीवाइज को मतलब एक सीक्वेंस में रखा है इसी आधार पर, जिससे आपको भी लर्न करने में और प्रैक्टिस करने में आसानी हो, कि आपको भी पता चले किस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 26। प्रश्न 26 में क्या हुआ कि वोलेटाइल मेमोरी क्या है? ठीक है, वोलेटाइल मेमोरी क्या है? इसमें देखना पड़ेगा कि नंबर 1 पे क्या हमारे रोम है, ए में क्या है? रोम, बी में हार्ड डिस्क ड्राइव, सी में रैम और डी में सी डी मीन्स कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, इसके बाद वोलेटाइल मेमोरी क्या है? रोम है कि HDD है कि रैम है कि CD है? तो अब वोलेटाइल मेमोरी जो होती है वो हमारी रैम होती है। कौन सी होती है? रैम। ठीक है, इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? सी, वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है? रैम।
रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी में डेटा जो होता है पावर बंद होते ही मिट जाता है। क्या होता है? मिट जाता है वोलेटाइल मेमोरी में। ठीक है। इसमें अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 में कि कैश मेमोरी किसके बीच में होती है। जो कैश मेमोरी है वो किसके बीच में होती है? कैश मेमोरी, क्वेश्चन नंबर 27 में कैश मेमोरी जो होती है वो किसके बीच में होती है? सीपीयू और रैम के बीच में होगी। ऑप्शन बी में हार्ड डिस्क ड्राइव और रैम के बीच में होगी। ऑप्शन सी मॉनिटर और सीपीयू के बीच में होगी। ऑप्शन डी माउस और सीपीयू के बीच में होगी। जो कैश मेमोरी होती है किसके बीच में होती है? तो इसका जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए जो होता है सीपीयू और रैम। क्या होता है? सीपीयू और रैम मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और रैंडम एक्सेस मेमोरी के बीच में क्या होती है? कैश मेमोरी। ठीक है। कैश मेमोरी कहाँ पे होगी? सीपीयू और रैम के बीच में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। अब बात करेंगे आंसर नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 28 में सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण। किसका? सेकेंडरी मेमोरी। फर्स्ट मेमोरी, सेकेंड मेमोरी। इसमें देखेंगे प्राइमरी मेमोरी होती है, एक सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो सेकेंडरी मेमोरी है उसका उदाहरण क्या है? उदाहरण इसका रजिस्टर है कि कैश है, हार्ड डिस्क या रैम। तो सेकेंडरी मेमोरी का जो उदाहरण है इसको आपको आंसर में बताना है कि ऑप्शन ए रजिस्टर, ऑप्शन बी कैश, ऑप्शन सी हार्ड डिस्क, ऑप्शन डी रैम। तो जो सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण होता है ये हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या होता है? ऑप्शन सी हार्ड डिस्क। ये कौन सी होती है? हार्ड डिस्क हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है। ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी की अगर बात की जाए तो हार्ड डिस्क हमारा आंसर होता है। अब क्वेश्चन नंबर 29 में देखेंगे कि 1 KB किसके बराबर होता है? ठीक है। जो 1 KB होता है वो किसके बराबर होता है? आप इसको मेमोरी के चैप्टर में हम दिखाएंगे, मतलब वहाँ KB के बारे में बताएंगे अच्छे से। तो जो होता है कि अगर बात की जाए 1 KB में तो 1000 बाइट होती है कि 1024 बाइट्स होती हैं कि ऑप्शन सी 512 बाइट्स होती है कि ऑप्शन डी 2048 बाइट्स होती हैं। तो अगर 1 KB की बात की जाए किसकी होगी? 1024 बाइट्स। क्या होगी? ऑप्शन बी 1024 बाइट्स होती है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 30 में देखेंगे प्रश्न 30 का एसएसडी किस प्रकार की स्टोरेज है? नंबर एक और ए में ऑप्शन क्या है? मैग्नेटिक है कि बी ऑप्टिकल, सी फ्लैश, डी टेप। जो एसएसडी किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? तो आपको हम बता दें कि ये होती है फ्लैश। क्या होती है? फ्लैश। मतलब फ्लैश कहाँ पे? यहाँ पे ऑप्शन सी फ्लैश ये रहा। ठीक है। एसएसडी जो होती है वो स्टोरेज है किसके? फ्लैश की। एसएसडी फ्लैश मेमोरी पर आधारित होती है। किस पे होती है? फ्लैश मेमोरी पर। जो एसएसडी होती है वो फ्लैश मेमोरी पर आधारित होती है। अब इसके आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 में 31। तो डेसिमल संख्या क्या इसके बात की जाए? डेसिमल संख्या देखे जाए 25। इसमें क्या है? डेसिमल 25 का है का बाइनरी समतुल्य, बाइनरी इसका फॉर्म बताना है। आपको सॉल्व करने के एकदम आसान तरीके बता रहे हैं कि जो हम पहले आपको लेक्चर में भी बताएंगे अभी आगे। तो यहाँ पे पहले देख लीजिए शॉर्ट में 1 लिखेंगे 2 4 बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए अब डेसिमल को। उसके बाद 8 16। ठीक है। मतलब 1 2 4 8 16। अब इसमें देखेंगे कि हमको 25 लिखना है। किसी को 25 तो हम कैसे इसको अरेंज करें कि 25 हो जाए? ये हमारा ये रहा। अब इसको हम 25 कैसे करें? ये सब अलग अलग हैं। ठीक है। मतलब आपको इरेज करके बता दें फिर से अच्छे से कि यहाँ पे देखिए कि ये हमारा 1 2 4 8 16। ठीक है। अब इसको हम किस टाइप के अरेंज करें कि हमारा इसमें डेसिमल को बाइनरी में हो जाए? तो अगर 16 में देखा जाए 25 में 16 में कितना ऐड करें कि 25 होगा? 16 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 16 4 20 4 24। ठीक है। और एक यहाँ पे हो जाएगा 25। अब इन तीनों पे 1 1 हो गया। अब 4 और 2 के नीचे क्या होगा? 0, तभी तो हो जाएगा। अब देखो इसको ऐड कीजिए 16 + 8 + 1 16 8 1 मतलब 16 4 20 4 24 1 25। टोटल क्या हुआ? 25 हुआ ना 25 डेसिमल। तो इसी के आधार पर अब इसमें आंसर निकल के आया 1 1 0 0 1। इसमें क्या पढ़ देंगे? अब देखो इधर से पढ़ेंगे हम तो 1 0 0 1 1। तो ये देखिए किस ऑप्शन में मैच कर रहा है? ये रहा यहाँ पे ए ऑप्शन में। किसमें? ए ऑप्शन में। ए ऑप्शन में क्या है? 1 0 0 1 1। तो इसका आंसर नंबर ए, आंसर नंबर ए क्या है? करेक्ट है। तो इसको हम इरेज कर देंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 में। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या देखेंगे कि जो आस्की कोड है क्या है? आस्की ASCII। ठीक है। स्टैंडर्ड जो आस्की होते हैं ये अस्काई कोड में क्या देखेंगे कि स्काई कोड में देखेंगे स्टैंडर्ड अस्काई में कितने बिट का होता है। ठीक है। जो अस्काई है वो कितने बिट का होता है? अस्काई कोड कितने बिट का होता है? तो अस्काई कोड जो होता है वो हमारा 7 बिट का होता है। अगर देखा जाए तो कितने बिट का होगा? 7। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। ठीक है। आंसर ए 7 बिट का होता है।
अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 में क्या देखें, इनमें से कौन सा यूनिवर्सल लॉजिक गेट है। अगर यूनिवर्सल लॉजिक की गेट की बात की जाए तो हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो एंड है, ऑप्शन बी में और है, ऑप्शन सी में नैंड है, ऑप्शन डी में नॉट है। क्या है, ऑप्शन ए नैंड, ऑप्शन बी और, ऑप्शन सी नैंड, ऑप्शन डी नॉट। अगर यूनिवर्सल लॉजिक गेट की बात की जाए ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो इसमें क्या होगा, नैंड आंसर होगा। क्या होगा, नैंड, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। लेकिन नॉर भी क्या होता है, नॉर भी यूनिवर्सल होता है। क्या होता है, नॉर भी यूनिवर्सल। ठीक है, नैंड और नॉर भी होता है, क्या होता है, यूनिवर्सल होता है। अब इसके आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 में। क्वेश्चन नंबर 34 क्या होगा कि हेक्साडेसिमल क्या है, हेक्साडेसिमल जो है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का आधार क्या होता है। जो हेक्साडेसिमल है उसका जो नंबर सिस्टम का आधार जो बेस होता है वो क्या होता है। अगर हेक्साडेसिमल की बात की जाए तो पहले आप देख लीजिए, आप आंसर बताइएगा कि 2 होगा कि 8 होगा, 10 होगा, 16 होगा। मतलब ऑप्शन ए में 2, ऑप्शन बी में 8, ऑप्शन सी में 10, ऑप्शन डी में 16। तो जो हेक्साडेसिमल का नंबर सिस्टम का जो बेस होता है, अगर बेस की बात की जाए तो हमारा क्या होगा, 16 होगा। ठीक है, मतलब कि आंसर नंबर डी 16 होता है हेक्साडेसिमल का नंबर सिस्टम का जो बेस। अब इसके बाद अगर बाइनरी की पूछा जाए तो 8 मतलब 2 होता, सॉरी, बाइनरी का 2, ऑक्टल का 8, डेसिमल का 10। ठीक है, तो इन सब के अलग अलग हैं। डेसिमल में 10 होता है, ऑक्टल में 8 और बाइनरी में 2। और किस रेंज तक होता है, 0 से, अगर बाइनरी पूछा 0 से 1 होता है। ठीक है, ऑक्टल में 0 से 7 होगा, उसके बाद डेसिमल में 0 से 9 होगा। और अगर हेक्साडेसिमल के बारे में पूछा 0 से 15 में, ठीक है, ऐसे होगा। अब यहाँ से बात की जाए, यहाँ पे 10 में क्या होता है, ए आ जाता है। ठीक है, तो अभी हम बात करें जिसका पहले हम उसको हम एक लेक्चर में एक्सप्लेन अच्छे से करेंगे। आप वहाँ से जाके लेक्चर में अच्छे से देख लीजिएगा, जिससे आपको एकदम कॉन्फिडेंस हाई हो जाए, आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए बिना किसी गलती के। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है, 16। ठीक है, अब इसके आगे हम बात करते हैं निबल। 1 निबल में कितने बिट होते हैं, 1 निबल में कितने बिट होंगे, 2 होंगे, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 16। मतलब 2, 4, 8, 16। 1 निबल में कितने बिट होते हैं। ठीक है, अगर 1 निबल में कितने बिट के बारे में बात की जाए तो इसका जो ऑप्शन बी है, क्या है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जो 4 है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। 1 निबल में 4 बिट होंगे। ठीक है, अब इसके आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 में। जो 36 प्रश्न है, कंप्यूटर का पावर ऑन रहने पर स्टार्ट करना क्या कहलाता है। अगर कंप्यूटर का पावर ऑन रहे, ठीक है, और स्टार्ट किया जाए तो क्या कहलाएगा, क्लाउड मतलब कोल्ड बूटिंग होगी, ऑप्शन बी वार्म बूटिंग होगी, ऑप्शन सी लॉगिंग ऑफ, ऑप्शन डी हाइबरनेशन। ठीक है, क्या होता है कंप्यूटर को पावर ऑफ रहने पर अगर स्टार्ट किया जाए तो क्या कहलाता है। तो अगर इसमें देखेंगे ऑप्शन हम बी जो वार्म बूटिंग है हमारा, वो कहलाएगा क्या, जब स्टार्ट करने पर कंप्यूटर को ऑन रहने पर जब स्टार्ट किया जाता है तो हमारा वार्म बूटिंग कहलाता है। क्या, वार्म बूटिंग। जब कंप्यूटर को पावर ऑन रहने पर स्टार्ट करते हैं तो वार्म बूटिंग होगा। ठीक, अब बात करेंगे ऑप्शन नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 37 मतलब 37 में। 37 में क्या होगा कि जो लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको भी हम आंसर बताए थे कि लाइनेक्स किसके लिए यूज करते थे, ओपन सोर्स के लिए। ठीक है, तो इसमें हम ऑप्शन में मैच करेंगे कि लाइनेक्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ए में क्या है, सिंगल यूजर, नहीं, और बी में ओपन सोर्स एंड मल्टी यूजर, ऑप्शन सी प्रोप्राइटरी मतलब होता है मालिकाना हक। ठीक है, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ठीक है, अब इसका आंसर हम बता भी चुके हैं, अभी बताएं कि ओपन सोर्स एंड मल्टी यूजर। ठीक है, लाइनेक्स क्या होता है, ओपन सोर्स होता है और मल्टी यूजर होता है। तो इसका आंसर नंबर बी, 37 का आंसर बी। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 में। 38 क्या होगा, GUI का पूर्ण रूप। ठीक है, GUI का पूर्ण रूप मतलब ये भी फुल फॉर्म पूछ लिया, आपको हम बता देना फुल फॉर्म जरूर क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे क्या यूज हुआ है, GUI का पूर्ण रूप क्या है। तो ऑप्शन ए में क्या है कि ग्राफिक यूजर इंटरफेस, मतलब सॉरी ग्राफिक यूजर इंटरचेंज। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरचेंज, ऑप्शन सी, सॉरी यहाँ पे सी नहीं है, मिसप्रिंट हो गया है, लेकिन ऑप्शन डी ग्राफिकल यूनिट इंटरफेस। ठीक है, तो अगर इसका बात की जाए GUI का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, अब आगे बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 39 में। OS का वह केंद्रीय भाग मतलब जो कोर होता है वो सीधा हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। क्या होता है, OS ऑपरेटिंग सिस्टम का वह केंद्रीय भाग
जो कोर है वो सीधा हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। कौन करता है? ऑप्शन ए सेल, ऑप्शन बी कर्नल, ऑप्शन सी बफर, ऑप्शन डी रजिस्टर। कौन करेगा नियंत्रित करने का सीधा कार्य? ओएस का। तो इसमें देखा जाए, अगर 39 में देखा जाए तो हमारा जो कर्नल होता है, ऑप्शन नंबर बी कर्नल, ठीक है। कर्नल जो होगा ओएस का वो केंद्रीय भाग होता है जो सीधे हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है। कौन करता है? कर्नल, ऑप्शन बी। अब इसके आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 में देखेंगे कि एमएस वर्ड 2010, जो एमएस वर्ड है 2010 फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। एक्सटेंशन में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से एमएस वर्ड का पूछ लिया, पावर पॉइंट का, ऐसे विभिन्न एक्सटेंशन पूछे जाते हैं। इसमें आप क्वेश्चन में देखिए कि एमएस वर्ड का जो 2010 है, जो फाइल का एक्सटेंशन होता है क्या कहलाता है? .txt, ऑप्शन बी .doc, ऑप्शन सी .docx, ऑप्शन डी .pdf, ठीक है। तो अगर एमएस वर्ड के बारे में 2010 की फाइल के बारे में बात करें तो जो ऑप्शन नंबर सी है .docx क्या होता है? .doc मतलब डॉक्टेक्स में ये हमारे क्या होते हैं? एमएस वर्ड 2010 का फाइल का एक्सटेंशन होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 में। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या देखेंगे कि जो OSI मॉडल की सबसे निचली परतों के बारे में बात करेंगे। कितनी परत में? 7 परत में हम देखेंगे। पहले हम OSI मॉडल की सबसे निचली परत, इसको हम ट्रिक के माध्यम से आपको टॉपिक में बहुत अच्छे से समझाएंगे, जिससे आपको स्टेप बाय स्टेप सभी लेयर्स याद हो जाए, ठीक है। और उसमें क्या यूज़ होते हैं, क्या किसका क्या कार्य है, सब पता चल जाएगा आपको। टॉपिक में हम आपको अच्छे से कवर करेंगे फुल लेक्चर में, ठीक है। डिटेल जो वीडियो होंगी। अब इसमें पहले क्वेश्चन देखेंगे कि OSI मॉडल की सबसे लोएस्ट परत, जो सबसे लोएस्ट निचली जो परत होती है वो कौन सी है? किसके? OSI मॉडल की। तो ऑप्शन ए में क्या है कि एप्लीकेशन होता है, ऑप्शन बी नेटवर्क, ऑप्शन सी फिजिकल, ऑप्शन डी डेटा लिंक। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि OSI मॉडल की सबसे लोएस्ट परत में अगर हम बात करें तो क्या होती है? फिजिकल। फिजिकल लेयर जो होती है, ऑप्शन सी, ये सबसे निचली परत होती है, ठीक है। निचली परत क्या होती है? फिजिकल लेयर। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 में, किस ट्रांसमिशन मोड में डेटा का संचार एक माध्यम में दोनों दिशाओं में हो सकता है? मतलब कौन सी इसे ट्रांसमिशन मोड है जिसमें डेटा का जो कम्युनिकेशन है, जो संचार है, वो एक समय में दोनों दिशाओं में हो सकता है, दो दिशा में। अगर दोनों दिशा में बात की जाए, सिंप्लेक्स ये नहीं होगा, हाफ डुप्लेक्स ये नहीं होगा, नन इसका मतलब है फुल। मतलब कि ऑप्शन अगर आपको बताया जाए कि सिंप्लेक्स होगा, हाफ डुप्लेक्स होगा, फुल डुप्लेक्स होगा, नन होगा। अगर दोनों दिशाओं की बात की जाए, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी फुल डुप्लेक्स होता है। क्या? फुल डुप्लेक्स। इसका आंसर क्या होगा? फुल डुप्लेक्स सी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 43 में देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है कि एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र जैसे एक ऑफिस का नेटवर्क क्या कहलाता है? एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र जैसे एक ऑफिस का नेटवर्क क्या कहलाता है? अगर सीमित भौगोलिक क्षेत्र का नेटवर्क क्या कहलाएगा, इसके बारे में बात की जाए तो लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब लाइन को लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। वैन वाइड एरिया नेटवर्क, सी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, पी पोस्टल एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब हम बात करेंगे लाइन, ए बी वैन, सी मैन और डी पैन, इन सब के बारे में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 में। ये सीमित भौगोलिक क्षेत्र का नेटवर्क क्या कहलाता था? इसका आंसर नंबर ए लाइन। क्या कहलाएगा? लाइन, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब हम बात करेंगे, अगर सीमित भौगोलिक क्षेत्र के बारे में बात करें तब क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। आंसर नंबर ए होता है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 44 में कि किस टिपोलॉजी में सभी नोड्स एक केंद्रीय डिवाइस से जुड़े होते हैं? केंद्रीय डिवाइस मतलब हब अगर माना जाए तो किस टोपोलॉजी में सभी नोड्स एक केंद्रीय डिवाइस से जुड़े होते हैं? अगर केंद्रीय डिवाइस से सभी जुड़ने की बात की जाए तो पहले हम आपको बता दें कि ऑप्शन ए में क्या होगा? बस, ऑप्शन बी रिंग, ऑप्शन सी स्टार, ऑप्शन डी मेश। आपको जवाब देना कमेंट बॉक्स में कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा कि इस टोपोलॉजी में सभी नोड्स का केंद्रीय डिवाइस से जुड़े होते हैं, ठीक है। अगर स्टार की बात कीजिए, स्टार हमारा क्या होता है? ऐसे मान लीजिए हब हो गया, ऐसे 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 ऐसे, तो ये क्या है? एक सेंट्रल डिवाइस है, ठीक है, जिससे सभी जुड़े होते हैं, सभी नोड्स टोपोलॉजी क्या होते हैं? जुड़े होते हैं ऐसे। तो इसको हम टॉपिक को अच्छे डिटेल में आपको एक्सप्लेन करेंगे। अब इसके आगे हम बात करेंगे, पहले भी हम क्वेश्चन नंबर 45, मॉडेम का मुख्य कार्य क्या है? किसका? मॉडेम का मुख्य कार्य क्या है? जो मॉडेम होता है क्वेश्चन नंबर 45 में, उसका मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए डिजिटल टू एनालॉग एंड वाइस वर्सा, कि ऑप्शन बी स्टोरेज, ऑप्शन सी प्रिंटिंग, ऑप्शन डी वायरस स्कैनिंग। जो मॉडेम है इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका जो ऑप्शन ए होता है डिजिटल टू एनालॉग, ये वाला देख लीजिए, डिजिटल टू एनालॉग एंड वाइस वर्सा, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा किसका? 45 का, कि मॉडेम का मुख्य कार्य होता है डिजिटल टू एनालॉग एंड वाइस वर्सा, ठीक है। अब इसके आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 क्या होता है?
IPv6 जो IPv4 और 6 है, मतलब इसमें 6 के बारे में चर्चा की जा रही है, का एड्रेस का आकार, जो एड्रेस का साइज होता है कितना होता है, किसका, IPv6, ठीक है। तो अगर इसके बारे में बात की जाए तो ऑप्शन ए 32 बिट, ऑप्शन बी 64 बिट, ऑप्शन सी 128 बिट, ऑप्शन डी 256 बिट। तो आपको इसका एड्रेस का साइज बताना कितना होता है। तो इसका जो साइज होता है IPv6 का, मतलब 4 नहीं सॉरी IPv6 का, वो 128 बिट होता है। कितना होता है, सॉरी 128 बिट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 47 में, देखेंगे इंटरनेट पर जो फाइल ट्रांसफर के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग होता है। जो इंटरनेट है उस पर किस फाइल ट्रांसफर के किस प्रोटोकॉल का उपयोग होता है, किसका, इंटरनेट पर फाइल ट्रांसफर के लिए किस प्रोटोकॉल का, अगर किस प्रोटोकॉल की बात की जाए तो इसमें HTTP होगा कि FTP होगा कि STP होगा, TCP होगा। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, FTP मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, SMTP मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, और उसके बाद TCP मतलब जो TCP होती है वो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। अब इसके आगे हम बात करेंगे, तो पहले इसका आंसर हम देखेंगे कि इंटरनेट पर फाइल ट्रांसफर करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग होता है। अगर किस मतलब फाइल के बारे में बात करें तो यहाँ पर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, भी हम इसका फुल फॉर्म भी बताया आपको, इससे आपको पता चल गया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, 47 का आंसर नंबर बी है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP, ठीक है। अब इसके आगे हम बात करेंगे बैंक खाते में, जो बैंक खाते की जानकारी चुराने के लिए भेजी गई, किसके, बैंक खाते की जानकारी चुराने की भेजी गई फर्जी ईमेल को क्या कहते हैं। अगर मान लीजिए बैंक खाते की जो जानकारी अगर चुराना हो गया, जो फर्जी ईमेल भेजे तो उसको क्या कहते हैं, इस स्मैपिंग, ठीक है, फिशिंग, हैकिंग या स्पूलिंग। ऑप्शन ए इसमें मतलब स्पैम की जो है कि इसके बाद फिशिंग है, उसके बाद हैकिंग है, फिर स्पूलिंग है। स्मैपिंग, फिशिंग, हैकिंग, स्पूलिंग, इसके बारे में बताना है क्वेश्चन नंबर किसके, 48 में। अगर क्वेश्चन 48 का जो आंसर होगा हमारा, वो क्या होता है, फिशिंग, मतलब क्या होता है, कोई भी चुराना हो गया है। कैसे, कोई भी मेल फर्जी भेज दिया, उसके बारे में हम डाटा को चुरा लेते हैं, बैंक खाते की जानकारी चुराने के लिए भेजी गई जो फर्जी मेल होते हैं इसको कहते हैं फिशिंग। आंसर नंबर बी, फिशिंग होगी, ठीक है। अब इसके आगे हम बात करेंगे URL का पूर्ण रूप क्या है, किसका, URL, जो URL है उसका पूर्ण रूप क्या है, मतलब पूर्ण फॉर्म, मतलब फुल फॉर्म, ठीक है, पूर्ण रूप मतलब फुल फॉर्म। तो अगर URL की बात की जाए तो ये होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन बी हमारा होगा यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक, ऑप्शन सी यूनिफॉर्म रेफरेंस लेबल, ऑप्शन डी यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। अब इसके बारे में आपको आंसर का जवाब देना है, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। अगर URL का फुल फॉर्म के बारे में बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म जो होता है यूनिफॉर्म होता है रिसोर्स लोकेटर, क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। अब इसके आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 50, जो कि हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि जो हमारे विश्व का प्रथम, क्या है, विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा था। फर्स्ट अगर नेटवर्क की बात की जाए विश्व का, पूरे विश्व का अगर बात की जाए विश्व में तो प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन था। तो ऑप्शन ए लैन, ऑप्शन बी परम, ऑप्शन सी एप्रानेट, ठीक है, अर्पानेट, ऑप्शन डी NSFNet, ठीक है, NSFNet, लैन, परम, अर्पानेट, SNFNet। इसमें से अगर विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में बात की जाए तो जो इसका आंसर होगा वो सी होगा, क्या होगा, सी, अर्पानेट है, क्या है, अर्पानेट, अर्पानेट। कौन सा ऑप्शन सही है, सी, ठीक है। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में बात की जाए तो अर्पानेट है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, मतलब कि अच्छे से इस टॉपिक का रिवीजन करिएगा। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन होता है तो आपको डिटेल्स लेक्चर मिलेंगे वीडियो का, आप वहाँ पे देख के अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्योंकि अगर आप जो अगर बेसिक से लेकर एडवांस अगर सब थ्योरी मेंटेन है, थ्योरी अगर आप अच्छे से पढ़े हैं तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी झिझक की समस्या के, ठीक है। तो अगर सफलता का एक दिन में, मतलब कि आपको इसका मूल मंत्र क्या है, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, सफलता जो होती है एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। अगर आप डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे आप थ्योरी, उसके बाद MCQ सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस सेशन चलता रहेगा, हमेशा प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको जो हैबिट है वो बन जाएगी, वो अच्छे से आप 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन। तो मतलब कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है इसके लिए, लेकिन आपको ठान ले तो एक दिन जरूर मिलती है, ठीक है। अपने अभ्यास पर भरोसा रखें। इसका आंसर की जो है आपको आगे दिया गया है, ये रहा 1 से लेकर 25 तक आंसर की, और 25 से लेकर 50 तक आंसर की, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, फॉर योर एग्जाम। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं।
आपको क्लास कैसी लगी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन टाइपिंग से रिलेटेड, डीबी और मेडिकल से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करने के लिए कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियो का डेली अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो की फ्री पीडीएफ एमसीक्यू पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।